प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध विराम लागू होने में 4 घंटे लगे और फिर पश्चिमी मोर्चे पर सैनिकों को वास्तव में लड़ाई बंद करने में 12 घंटे से अधिक समय लगा। इस देरी का परिणाम अकेले मित्र देशों की ओर से लगभग 11,000 हताहत हुए। इतिहास में जैसे आज चीजों को होने में अक्सर लंबा समय लगता है और युद्ध इसका अपवाद नहीं है। हालांकि जबकि कुछ भारी युद्ध उनके समाप्त होने के घंटों बाद भी लड़े जा रहे थे। 1899 का एंग्लो जांजीबार युद्ध शुरू होने, चलाए जाने और 1 घंटे के भीतर समाप्त हो गया। शुरू से अंत तक ये चला केवल 30-60 मिनट, इसे मानव इतिहास में दर्ज सबसे छोटा युद्ध बनाते हुए। संक्षिप्त एंग्लो जांजीबार युद्ध में एक दिलचस्प विसंगति का प्रतिनिधित्व करता है, न केवल इसलिए कि यह अविश्वसनीय रूप से छोटा था, बल्कि इसके भीतर हुई असामान्य घटनाओं के कारण भी। 29-60 मिनटों के लिए पारिवारिक षड्यंत्र और विश्वासघात ने विक्टोरियन ब्रिटेन की निर्मम शक्ति से मुलाकात की। परिणाम था एक अप्रत्याशित बिंदुरिक्त तटीय तोपखाने की गोलाबारी अविश्वसनीय आयामों की। यह एंग्लो जांजीबार युद्ध की कहानी है। झांझीबार की सल्तनत एक समृद्ध और समृद्ध राज्य था जो झांझीबार द्वीप समूह के आसपास आधारित था। पूर्वी अफ्रीका के तट से दूर द्वीपों की एक श्रृंखला। व्यापार इन द्वीपों के इतिहास के लिए मौलिक था, क्योंकि वे संसाधन समृद्ध केन्याई तट और व्यापक दुनिया के बीच व्यापार करने के लिए सही स्थान पर कब्जा करते थे। यह व्यापार ने द्वीप को समृद्धि दी। जैसे जैसे माल द्वीप समूह में आते और बाहर जाते, समृद्धि उस क्षेत्र में आई और समृद्धि के आगमन के साथ प्रतिस्पर्धा और युद्ध भी आया। झांझीबार सल्तनत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण स्थानीय नहीं बल्कि इन समृद्ध द्वीपों के आक्रमणकारी थे। ओमान के इमाम सैफ बिन सुल्तान ने खुद के लिए एक शक्तिशाली नौसेना बनाई थी और उसका उपयोग करने के अवसर ढूंढ रहे थे। ये मसालों और हाथी दांत से भरा द्वीप एकदम सही जगह लगता था। 1688 में उन्होंने अव्यवस्थित पुर्तगाली गैरीसन को बाहर निकाला, नया राज्य बनाया, द्वीपों की जमीन जब्त की और उसे ओमानी लोगों में वितरित किया। झांझीबार की सल्तनत का जन्म हुआ। क्षेत्र पर अधिकार पूरा होने के बाद नए अधिपति ने सभी स्थापित नए शासकों के व्यापार, पैसा कमाने के बारे में शुरू किया। अरब के अभिजात वर्ग ने बड़े पैमाने पर एक प्लांटेशन अर्थव्यवस्था स्थापित की, गुलाम मजदूरों का उपयोग करके लौंग की खेती की। एक मसाला इतना मूल्यवान, यूरोप में इसका वजन सोने से भी अधिक था। हर साल सैकड़ों धोवे क्षेत्र के बंदरगाहों में जो जल्दी डॉक हो रहे थे, वे भारत, पर्शिया और अरबिया से आ रहे थे। लोहा, कपड़ा, चीनी और खजूर लेकर आ रहे थे और सोना, हाथी दांत, कछुए की खोल, गुलाम और कीमती लौंग लेकर वापस जा रहे थे। सुल्तान और अभिजात वर्ग अत्यंत धनी हो गए। ओमानी दरबार को कीमती वस्तुओं से भर दिया और अपने सत्ता केंद्रों पर भव्य इमारतें बनवाईं, जिसमें स्टोन टाउन का शानदार महल भी शामिल था। लेकिन क्षेत्र में एक और शक्ति थी, एक ऐसी जिसके साथ इतिहास अधिक परिचित हो सकता है, ब्रिटिश साम्राज्य। उत्तरी यूरोप के वर्षामय द्वीपों में स्थित ब्रिटेन व्यापार के लिए झांझीबार की तरह एक पसंदीदा स्थान पर था। इसने दास व्यापार से धनी बना था, लेकिन झांझीबार के विपरीत ब्रिटेन में पाई गई संपत्ति की नींव कपड़े या कोई विशेष रूप से मूल्यवान वस्तु नहीं, बल्कि वाणिज्य और कोयला था। बैंकिंग और भाप शक्ति में नवाचारों के माध्यम से उस छोटे देश के निवासियों ने खुद को अत्यंत धनी और भयानक रूप से शक्तिशाली पाया। उन्होंने खुद को मानव इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थिति में भी पाया। ब्रिटेन में कई लोग यह मानते थे कि बड़े होने से लाभ हो सकता है। 1880 के दशक में अफ्रीका का क्षेत्र हथियाना सभी के लिए क्रोध का विषय बन गया। इसके कारण जटिल थे, लेकिन परिणाम सरल थे। अफ्रीका 1881 में 10% यूरोपीय नियंत्रण में था, जो 1914 तक 90% हो गया। इसे अफ्रीका की होड़ के रूप में जाना जाता है, जहां यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीकी शासकों पर दबाव डालकर महाद्वीप भर में युद्ध छिड़ गए। यह इतिहास में अभूतपूर्व था।
एंग्लो झांझीबार युद्ध इस प्रक्रिया की शुरुआत में हुआ था। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों क्षेत्रों में रुचि रखते थे। प्रत्येक अपना झंडा पहले लगाने की कोशिश में था। वे अक्सर खुद को समझदार मानते थे, इसलिए उन्होंने समझौते का निर्णय लिया। जर्मनी ने यूरोप में उत्तरी सागर पर रणनीतिक नियंत्रण प्राप्त किया और ब्रिटेन ने पूर्वी अफ्रीकी तट पर नियंत्रण प्राप्त किया। हालांकि झांझीबार के सुल्तान या उनके किसी भी प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया था। उसने अपना राज्य उत्तरी यूरोप में किसी ठंडे द्वीप पर खो दिया था, जिसके बारे में वह शायद कभी सुना भी नहीं था और किसी ने भी उसे बताने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार इतने सज्जन तो नहीं ही थे। इस नई प्रभाव के साथ ब्रिटेन ने वह काम शुरू किया जिसमें वह सबसे अच्छा है, विदेशी शासकों को परेशान करना। द्वीपों पर चल रहे दास व्यापार के बारे में एक बड़ा, हालांकि स्वीकार्य रूप से शायद आवश्यक, हंगामा करते हुए, जिसका रिकॉर्ड भयानक था, ब्रिटेन ने परिवर्तन की मांग की। जब ऐसा नहीं हुआ तो ब्रिटेन ने झांझीबार को अपने साम्राज्य का एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और क्षेत्र की देखभाल के लिए अपना एक कठपुतली सुल्तान स्थापित किया। यह व्यक्ति भाग दिखाई देगा, ऐतिहासिक राज्य के सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन असली शक्ति ब्रिटिश के हाथ में होगी। हमद बिन थवैनी, जो क्षेत्र में ब्रिटिश के समर्थक रहे थे, उन्हें 1899 में वही पद दिया गया था। शक्ति नहीं तो विलासिता का जीवन उसका था। हमद ने 25 अगस्त 1996 को अचानक महल में मरने तक केवल 3 साल से थोड़ा अधिक शासन किया। यद्यपि उसकी मृत्यु के कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं होंगे, लेकिन व्यापक रूप से मान्यता है कि उसके चचेरे भाई खालिद बिन बरगश ने उसे जहर दिया था। इस धारणा में सिर्फ अफवाह की एक झलक से ज्यादा कुछ है। हमद की मृत्यु के कुछ घंटों में ही उसके चचेरे भाई ने महल में प्रवेश करके खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। शायद हत्या की पहेली। सबसे खराब, खालिद ने यह सब ब्रिटिश की सलाह के बिना किया था और इसके साथ पारिवारिक विश्वासघात का एक कृत्यपूर्ण युद्ध में बदलने वाला था। क्या चंद दिनों के सुल्तान के लिए ब्रिटिश पर युद्ध की घोषणा करना सार्थक था? भव्य महल में रहना, मुख्य हॉल में भोज करना और अपनी 99 रखैलों के साथ हरम में सोना। खैर, यह बुरा नहीं लगता, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिससे धरती पर कोई भी उलझने की तैयारी कर रहा हो। बेसिल केव क्षेत्र में ब्रिटिश मुख्य राजनयिक ने जल्दी ही घोषणा की कि खालिद को पद छोड़ देना चाहिए। नई सुल्तान ने चेतावनियां अनदेखी करके अपनी सेनाओं को महल के आसपास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 3000 सशस्त्र पुरुषों ने जल्द ही स्थान पर छावनी स्थापित की, जिसे बंदूकों और तोपों से समर्थन मिला, जिनमें से कई ब्रिटिश ने उपहार स्वरूप दिए थे। उनके पास रॉयल यॉट HHS ग्लासगो भी था। यह एक पाल जहाज था जिसे उसी नाम के ब्रिटिश फ्रिगेट के आधार पर मॉडल किया गया था। हालांकि पुराना, उसमें एक महत्वपूर्ण आयुधागार था, अर्थात 7 मजल लोडिंग 9 पाउंडर्स और एक गैटलिंग गन। युवा सुल्तान तैयार था और उसे आदेश नहीं दिया जा सकता था। इस सभा के खिलाफ ब्रिटिश के पास पहले से ही बंदरगाह में 2 युद्धपोत लंगर डाले हुए थे, HMS फिलोमेल और HMS रश। 25 तारीख को HMS स्पैरो शामिल हुआ, जिसे ब्रिटिश और उपनिवेशी बलों की शांति बनाए रखने और ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा के लिए किनारे पर भेजा गया था। खालिद और उनके आदमी अब महल में फंस गए थे। केव ने स्टोन टाउन के बंदरगाह, जो झांझीबार सल्तनत की राजधानी है, में महत्वपूर्ण सशस्त्र उपस्थिति बनाई और मुठभेड़ में सफलता की उम्मीद रखते थे। हालांकि उन्हें पता था कि बिना ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट मंजूरी के वह शत्रुता शुरू करने का अधिकार नहीं रखते थे। सभी संभावनाओं के ध्यान में उन्होंने विदेश कार्यालय को एक तार भेजी, जिसमें उद्धरण, क्या युद्धपोतों के पुरुषों द्वारा महल पर गोलीबारी की अनुमति है यदि शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयास असफल होते हैं? व्हाइट हॉल से जवाब की प्रतीक्षा में केव खालिद ने अंतिम चेतावनियां दी, लेकिन बेफायदी रही। अगले दिन केव को व्हाइट हॉल से एक तार प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था, उद्धरण, आपको जो भी उपाय आवश्यक समझे जाते हैं उन्हें अपनाने की अनुमति है और आपकी कार्रवाई में आपको उसकी महारानी की सरकार द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा। हालांकि किसी भी कार्रवाई का प्रयास न करें जिसके सफलतापूर्वक पूरा करने की आपको पूरी निश्चितता न हो। हमले को मंजूरी दी गई थी। खालिद की किस्मत तय हो गई थी। टेलीग्राफ के साथ 2 ब्रिटिश युद्धपोत आए, HMS रैकून और HMS सेंट जॉर्ज। बाद वाला रियर एडमिरल हैरी रॉसन को लेकर आया, जो इस क्षेत्र में ब्रिटिश बेड़े के कमांडर थे। महल में मजबूती से बैठे पुरुषों को कुछ परेशानी महसूस हुई होगी,
जब उन्होंने एक के बाद एक जहाज को पुरुषों और तोपों से लदे हुए महल के सीधे दृश्य में बंदरगाह में भांप से चलते देखा। और परेशान उन्हें होना चाहिए था। ग्लासगो की तुलना करें सुल्तान के लिए लड़ रहे जहाज के साथ, जिसके पास 9 पुरानी 23.37 सेंटीमीटर की तोपें और एक अकेली गैटलिंग गन थी सेंट जॉर्ज से, जिसका वजन 7,300 टन था। उसके पास भी 23.37 सेंटीमीटर की तोपें थीं। दो उसके पास हालांकि आधुनिक प्रकार की थीं, ब्रीच लोडिंग फायरिंग गति और सटीकता के लिए, और 9 पाउंड कैनन गोले नहीं बल्कि 380 पाउंड हाई एक्सप्लोसिव आर्टिलरी फायर करने में सक्षम थीं। जब बात तोपों की आती है तो मामला आकार का नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल का होता है। इसके अलावा 10 तेजी से फायरिंग वाली 6 इंच की नौसेना की तोपें, जो किसी भी लक्ष्य पर एक 100 पाउंड के गोले दागने में सक्षम थीं, प्रति मिनट 5 से 7 गोले की दर से, और 12 6 पाउंडर तोपें जिनकी फायरिंग दर हास्यास्पद थी, प्रति मिनट 25 गोले तक, सभी बोर्ड पर थे। इनमें से कई हथियार इतने सक्षम और प्रभावी थे कि उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हथियारबंदी के साथ और महल के निकट लंगर डालते ही महल की रक्षा करने वाले लोगों ने इन जहाजों की विनाशकारी शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा होगा। खालिद को अंतिम अल्टीमेटम 26 अगस्त को जारी किया गया था। इसमें केव ने मांग की थी कि खालिद अगले दिन सुबह 9 बजे तक महल छोड़ दें। उस रात केव ने यह भी मांग की कि सभी गैर सैन्य नौकाएं युद्ध की तैयारी में बंदरगाह छोड़ दें। अगली सुबह 8 बजे अल्टीमेटम समाप्त होने से केवल 1 घंटा पहले खालिद ने केव को एक जवाब भेजा, जिसमें लिखा था, हमारा कोई इरादा नहीं है हमारा झंडा नीचे उतारने का, और हमें विश्वास नहीं है कि आप हम पर गोली चलाएंगे। केव ने सच्चे 19वीं सदी के ब्रिटिश कूटनीतिक शैली में जवाब दिया, ये कहते हुए कि उनकी महल पर गोली चलाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब तक आप जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं करते, हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। खालिद को लगा कि वह एक धमकी देख रहे हैं और उसे चुनौती दी। यह उनका सुल्तान के रूप में आखिरी निर्णय था। सुबह 9 बजे बंदरगाह में ब्रिटिश जहाजों को बमबारी शुरू करने का आदेश दिया गया। 2 मिनट बाद एकत्रित ब्रिटिश बेड़े की तोपों ने आदेश का जवाब दिया। थ्रश की पहली गोली ने तुरंत 1 अरब 12 पाउंडर तोप को स्थापित कर दिया। तट पर अन्य तोपखाने की स्थितियां जल्द ही पीछे हो गईं। ब्रिटिश आग के सामने नष्ट हो गईं। महल को भी कई गोले मिले। रक्षक ब्रिटिश पर भरोसा कर रहे थे। हम वास्तव में हमला नहीं कर रहे थे। यह गोलाबारी निश्चित रूप से भयानक थी। सुल्तान का एकमात्र सैन्य जहाज HHS ग्लासगो ने सुबह 9.5 बजे सेंट जॉर्ज पर हमला किया। बड़े और शक्तिशाली युद्धपोतों से घिरा होने के कारण यह कार्य आत्मघाती के समान था। उसने अपने प्रारंभिक गोलाबारी से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ब्रिटिश जहाजों की प्रतिक्रियात्मक गोलीबारी से तुरंत डूब गया, जिन्होंने निकट सीमा पर उसके पतवार में उच्च विस्फोटक गोले दागे। सुबह 9:40 पर बेड़े की तोपें शांत हुईं। 500 गोले और 4100 मशीन गन के राउंड दागे गए थे। सुल्तान का महल खंडहर हो गया था। बमबारी के दौरान आग लगने से आसपास की बड़ी संख्या में इमारतें जैसे प्रकाश स्तंभ और सुल्तान का हरम जलकर ढह गई थीं। लगभग 500 लोग आग के चलते मर गए थे और खालिद महल के पिछले हिस्से से भागकर नजदीकी जर्मन वाणिज्य दूतावास में शरण ले रहे थे। गोलाबारी बंद होने पर सुल्तान का झंडा नीचे खींचा जा सकता था। इतिहास का सबसे छोटा युद्ध केवल 30-8 मिनट के बाद आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। हालांकि छोटा था, युद्ध महत्वहीन नहीं था। एक सदी से अधिक समय तक झांझीबार द्वीप समूह का धन और शक्ति का केंद्र रहा सुल्तान का महल खंडहर में पड़ा था। ब्रिटिश को सिवाय एक अधिकारी के कोई हानि नहीं हुई, जो बाद में ठीक हुए। वहीं खालिद की सेनाओं में हताहत अधिक थे। 500 से अधिक लोग मर चुके थे, ज्यादातर इसीलिए क्योंकि वे जिस महल में शरण लिए हुए थे वह आग लगने के कारण ढह गया। इस प्रकार खालिद को हटाकर यूके ने झांझीबार के सिंहासन पर प्रो ब्रिटिश सुल्तान हमूद को स्थापित करने की आजादी प्राप्त कर ली। उन्होंने हर महारानी की सरकार की ओर से शासन किया, महल के पुनर्निर्माण की देखरेख की, हालांकि उल्लेखनीय रूप से हरम को नहीं। ब्रिटिश ने 6 साल बाद परोक्ष शासन को खत्म करने और राज्य को सीधे अपने अधीन करने का निर्णय लिया। खालिद ने अपने कुछ वफादार अनुयायियों के साथ स्थानीय जर्मन दूतावास में भागने में सफलता प्राप्त की। ब्रिटिश की बार बार प्रत्यर्पण की मांग के बावजूद वह 2 अक्टूबर को जर्मन नौसेना द्वारा देश से निकालकर आधुनिक तंजानिया में ले जाया गया। 1916 में ब्रिटिश सेनाओं का पूर्वी अफ्रीका पर आक्रमण हुआ, जिसके बाद खालिद को पकड़ा गया और सेंट हेलेना में निर्वासन के लिए ले जाया गया।
समय सेवा करने के बाद उसे पूर्वी अफ्रीका लौटने की अनुमति दी गई, जहां वह 1927 में मर गया। आज जांजीबार पूर्व जर्मन उपनिवेश तंजानिया का हिस्सा है। हालांकि यह अर्ध स्वायत्त है। व्यापार और दासता के लाभ पर बनी इसकी भव्य इमारतों और सुल्तान के पुनर्निर्मित महल के साथ स्टोन टाउन अब एक विश्व धरोहर स्थल है। पर्यटन, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख आगंतुक आते हैं, द्वीप की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। इनमें से अधिकांश 60% से अधिक यूरोपीय हैं। हालांकि वे अब गोले नहीं बल्कि फोटो खींचते हुए आते हैं। वह सल्तनत जिसने कभी द्वीपों पर राज किया था और वह लड़ाई जिसने इसे समाप्त किया, अक्सर भूल जाती है। लेकिन 1899 का एंग्लो झांझीबार युद्ध इतिहास में सबसे छोटा युद्ध अभी भी अफ्रीका के इतिहास और क्षेत्र में साम्राज्य के इतिहास में एक रोचक और विचित्र अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। सत्ता के लिए एक परिवार की विश्वासघात, एक विक्टोरियन साम्राज्यवादी को कम आंकने का एक अविवेकी निर्णय और एक विशाल बमबारी जिसने एक महल को नष्ट कर दिया। इतिहास किसी भी कल्पना से अजीब